अपनी नई किताब जो ईरानी स्त्रियों के संघर्ष की गाथा है, उससे एक हिस्सा, एक कहानी। कहानी का शीर्षक है प्यार की दुख भरी दास्तान। मोनीरो रवानीपोर की लिखी हुई कहानी, जिसको अंग्रेज़ी से मैंने अनुवाद किया है। यह उस औरत की कहानी है, उसका नाम बताऊं या ना बताऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने जीवन के बारे में तमाम तरह की कहानियां लिखा करती थी, और इस कहानी का जो मर्द किरदार है उसका वजूद हो या ना हो, इससे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी तरीके से यह भी बहुत अहम मुद्दा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते पहचानते थे। जब एक कहानी बनने लगती है तो उसकी जड़ें खुद ब खुद फैलने लगती हैं। हो सकता है नौकरी तलाशने के दौरान उनकी जान पहचान हुई है, या किताब छपवाने के दौरान हुई हो, चाहे जैसे भी उनकी जान पहचान हुई हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक औरत का सवाल है, वह बेहद सीधी सरल स्वभाव की थी। उसके मन, उसकी ज़ुबान और उसके दिमाग के बीच कोई फासला नहीं था। जैसे उसकी भावनाएं होती और जो विचार उसके मन में होते, वह बिल्कुल वही बोलती थी। हाँ, प्यार के मामले में उसके लिए समय का कोई महत्व नहीं था। वह हरदम प्यार में रहती थी और उन लोगों को बिल्कुल अलग थी जो एक पल में प्यार में पड़े और अगले पल सब कुछ बिसार दिया। यही कारण है कि जब उसने पहली बार उस आदमी को देखा तो बोल पड़ी, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम दोस्ती कर लें? देखो, मैं बहुत अकेली हूँ। मर्द अपने डेस्क के पीछे बिखरे बाल और अनमना सा चेहरा लिए बैठा था। उसने औरत की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। उस औरत की अदा ऐसी थी कि मर्द को उसके बारे में कोई राय बना पाने में मदद नहीं मिली, सिवाय इसके कि उसे लगा वह अभी एक मासूम सी बच्ची है, और यदि ढंग से उसकी परवरिश की जाए तो उसे अच्छा उपन्यासकार बनाया जा सकता है। आदमी ने उस औरत की लिखी कहानियाँ पढ़ी थीं और उसे पसंद भी आई थीं। उसने उन कहानियों के बारे में औरत से बातचीत शुरू की, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक चीज़ सिरे से गायब थी, वह था प्यार। औरत को लगा कि यदि वह और अच्छी कहानियाँ लिखे तो उसके सामने बैठा हुआ आदमी उसका हो सकता है। इस तरह दिन बीतते रहे। वह अपने चेहरे पर एक खामोश मुस्कान चिपकाए रहा और बाकी सारी चीज़ों को हवा में यूं ही लटकता हुआ छोड़ दिया कि जब समय आएगा तब देखेंगे। औरत जैसी पहले रहती थी उसी तरह से बर्ताव करती रही। अपने कमरे को ठीक ठाक रखना, अलमारी से काम की किताबों को ढूंढना, मेज़ पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए कागज़ों को संभाल देना, फिर उसे बिखेर कर कुछ ढूंढते रहना, उसके बाद फिर उन कागज़ों को संभालना, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे उस औरत में हर कदम पर एक तरह की बेसब्री दिखाई देने लगी। उसके हर काम में, उसके एक एक शब्द में। एक दिन जब उसका धीरज जवाब दे गया तो सारी चीज़ें उसने फिर से बिखरा दीं और उस आदमी के सामने बैठकर बोली, सुनो, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी रेखाएं देखकर किस्मत बताती हूँ। अभी तुम पहले ढंग की लेखक तो बन जाओ, उसके बाद हाथ देखना। आदमी ने बड़े ठंडे तरीके से जवाब दिया, पर मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाल सहलाओ। औरत ने बड़े प्यार से कहा। क्यों? आदमी मुस्कुराया और पूछ बैठा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बालों के अंदर अपनी उंगलियां फिराओ। औरत ने मुलायम स्वर में कहा, तुम बावली हो गई हो क्या? आदमी ने जवाब दिया और मांगने पर भी अपना हाथ सामने नहीं बढ़ाया।
मैं यह कहानी बड़ी जल्दी जल्दी और हड़बड़ी में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदेशा है अभी कोई आ जाएगा और खिड़की के पास बैठकर मुझसे पूछने लगेगा, कितना काम पूरा हुआ अभी। सच्चाई यह है कि मैं कहानी लोगों की बेइज्जती निगाहों से दूर जाकर लिखना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी पूरी होने से पहले ही कोई उसको पढ़े या मुझे पसंद नहीं। यही वजह है कि मैं अपनी कहानी में जगह, शहर या मकान का खुलासा नहीं करती, क्योंकि इससे एक तो समय भी बहुत लगता है और मैं जानती हूँ मेरे पास समय बहुत कम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें बताएं ना बताएं बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। यही क्या काफ़ी नहीं कि हमें यह मालूम हो कि जो कुछ भी कहानी में घट रहा है वे समय के पारदर्शी गोले के अंदर ही घट रहा है। एक मर्द के प्यार में बुरी तरह से पागल इस औरत के लिए समय बस समय था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके लिए किसी खास पल और साल में भी कोई फ़र्क नहीं था। जिस भी तरफ से वह शुरू करे, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि वह उस आदमी तक पहुंच जाए और उसके बगल में उसकी औरत बनकर खड़ी हो। इसके अलावा संसार में उसके लिए किसी और बात के मायने नहीं थे। इन्हीं बातों के चलते वह कहानी की ओर मुखातिब हुई। हर शब्द को वह जीवन से भर देना चाहती थी, जैसे ये शब्द उसकी देह से, उसकी रूह से सीधे निकलकर सामने आ रहे हों। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। दिन पर दिन वह प्यार से पगी रोमांटिक कहानियाँ लिखती चली गई। जिसे वह प्यार करती थी वह आदमी उससे मिलता, उसकी कहानियाँ पढ़ता और अपना सिर हिलाकर बता देता कि वह उसके काम से संतुष्ट है। कई बार ऐसा होता कि औरत अपनी कहानी पूरी करके मर्द के सामने बैठकर उसे पढ़कर सुनाती। सुनाने के बाद बोलती, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। मर्द हौले से मुस्कुराता, अपना सिर हिलाता और औरत पल भर में समझ जाती कि आदमी के लिए उसके साथ बाहर सड़क पर निकलने का समय अभी नहीं आया है। उसे और मेहनत और इंतज़ार करना पड़ेगा। वह सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती और अपने और आदमी के बीच की दूरी को कबूल कर लेती। उसे लगता अभी उसके काम में कुछ कमी है। वह अपने काम में फिर से जुट जाती, खूब पढ़ती और खूब लिखती। समय बीतता गया। औरत की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कहानियाँ और किताबें प्रकाशित होती गईं। अब उस मर्द का सारा समय औरत की रचनाओं को पढ़ने में ही बीतता। उसके लिखे एक एक शब्द को पढ़ते हुए वह निरंतर उसके बारे में या उसकी कहानियों की नायिकाओं के बारे में सोचता रहता। वह अक्सर उस औरत के ऑफिस में चला जाता और उनके बीच नए नए विषयों को लेकर खूब बातें होती, पर औरत किसी बात पर टिकती नहीं। आधी अधूरी बात कर किसी और विषय पर चली जाती। उसकी बातों में कोई सिलसिला ना होता। उसकी बातों की यह बेतरतीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मर्द को यह समझ नहीं आता कि सामने बैठकर जो औरत बोल रही है वह सचमुच खुद बोल रही है या उसकी कहानियों की कोई किरदार बोल रही है। औरत की बातचीत का स्थायी भाव यह हो गया था कि बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। उसकी बात सुनकर आदमी जोर से हंसता और पलटकर हर बार एक ही बात बोलता, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। यह सवाल सुनकर औरत चौंक जाती, अपने आप को समझाती, संभालती और अपने हाथ उसके सामने फैला देती। उसकी उंगलियों पर कलम और पेंसिल के गहरे निशान पड़ गए थे और उसकी हथेलियां लगातार काम करते करते सूख कर बहुत सख्त सी हो गई थीं। उन्हें देखकर मर्द सधा सा जवाब देता, कोई बात नहीं, काम करने से ऐसा होता ही है। यह जवाब सुनकर औरत फिर से अपने काम पर बैठ जाती। उस औरत की देह और उसकी रूह में देखते देखते ये बदलाव आखिर कैसे हो गए। एक औरत जो अपने दरवाज़ों को लेकर पहले इतना चौकन्ना रहती थी, उसको हर आहट पर लगता था कि वह जिसे इतना चाहती है वह मर्द दरवाजे से अंदर आ रहा है।
वह आकर उसके पास बैठेगा, उसकी लिखी कहानियाँ पढ़ेगा। वही औरत अब हर पल इस आशंका में घुली जाती थी कि दरवाजे से जाने कब कौन अंदर आ जाए और उसके लिखे शब्दों वाले पन्नों को उलट पुलट कर देखने लगे। किसी औरत के जीवन में समय कोई मायने नहीं रखता। यदि प्यार का बीज रोप दिया जाए तो समय चाहे जो भी लगे उसके अखुए फूट ही आएंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। उधर आदमी को यह लगने लगा कि जब भी वह इस औरत के से मिलता है उसने उसके मिलने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया। धीरे धीरे उसकी तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी ओर कर लिया। उसके मन में यह विचार घर करने लगा कि औरत की नज़र में अब प्यार की चमक नहीं दिखती। बच्चों जैसी उत्तेजना भी गायब होती गई है, जबकि दूसरी तरफ उसकी लिखी कहानियों की नायिकाओं की आंखें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चमकने लगी थीं। पहले की तुलना में अब वे ज़्यादा रोमांटिक निगाहों से अपने पुरुष प्रेमियों को देखने लगी थीं और उनके सामने बिल्कुल बच्चों जैसी बेवाक हरकतें करने लगी थीं। आदमी उस औरत की लिखी हर कहानी रोज़ पढ़ता था, एक बार छपने के पहले और फिर छपने के बाद। उसे लगता था कि इन कहानियों की मार्फत हर रोज़ वह उस औरत से ज़्यादा परिचित होता जा रहा है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा निकट आता जा रहा है। उसकी कहानियों में उस औरत की त्वचा का स्पर्श है, उस औरत का ही खून बहता है। मर्द उसके सामने बैठकर संगीत सुनाता जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके और उसकी कहानियों में कमरे के माहौल जैसा ही रोमांटिक संसार सिरजा जा सके। उसे लगता है कि उसकी गर्दन और सिर अब मुश्किल से घूम पाते हैं, तो वह उसके लिए फलों के रस निकाल कर ले आता, उसके खाने पर ज़्यादा ध्यान देता। लेकिन औरत उसकी दरिया दिली पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वह सिर्फ और सिर्फ लिखती रहती। एक दिन आदमी ने कहा, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं। तो उसने बड़ी बुझी हुई आवाज़ में उदास नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जा सकती घूमने, मुझे भी बहुत काम करना है, बहुत व्यस्त हूँ मैं। वो घूमने नहीं गई। उसने अपनी कहानियों के बारे में समीक्षकों के लिखे पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। पत्रिका में उसकी किताबों पर खूब चर्चा होती, लेकिन उस औरत की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो इतना भी नहीं पता था कि उसकी कितनी किताबें छप चुकी हैं। उसके सामने खड़ा होकर उसकी किताबों की तारीफ़ों के पुल बांधने वाले उस आदमी की बातों को भी वह कोई तवज्जो नहीं देती। दिन ब दिन उसकी देह और उसकी गतिविधियाँ सुस्त होती चली गईं। एक दिन आदमी सोकर उठा तो सुबह सुबह खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस तरह की हंसी उसने जीवन में पहले कभी नहीं हंसी थी। अकेले बैठकर वह देर तक हंसता रहा। उसे बार बार उस औरत की बच्चों जैसी मासूमियत भरी बातें याद आ रही थीं। बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और यह सोचते सोचते वह और भी हंसता जाता। इसके बाद उसके मन में औरत के लिए बहुत प्यार उमड़ने लगा और वह कोई गीत गुनगुनाने लगा। फिर बाहर निकलकर एक फूल वाले के पास गया, वहाँ से एक सुंदर सा गुलदस्ता बनवाया और औरत के पास पहुँचा। जैसा हर बार होता है, वह लिखने में मशगूल थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी कहानी के आखिरी वाक्य पर पहुँच गई है। उसके हाथ तो हिल रहे थे, लेकिन उसकी देह किसी पत्थर की मूरत जैसी स्थिर हो गई थी। दरअसल वह सभी चीज़ों से परे जा चुकी थी, समय से भी बहुत दूर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दबाजी में वह कुछ शब्दों को लिखकर अपना काम पूरा करना चाहती है। आदमी ने गुलदस्ते को फूलदान में सजाकर उसके सामने रख दिया, लेकिन औरत ने उधर गौर नहीं किया। उसका ध्यान उन शब्दों पर ही टिका हुआ था जिन्हें वह लिख रही थी। उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी कहानी का आखिरी वाक्य पूरा कर लिया है। आदमी ने उसे छुआ तो उसका हाथ कागज़ के पन्ने पर धप से गिर पड़ा। आदमी ने उस पन्ने को खींचकर बाहर निकाला तो उस पर कहानी का शीर्षक लिखा था, प्यार की दुख भरी दास्तान। शीर्षक पढ़कर उसे एक बार फिर से हंसी आ गई। उसने औरत का कंधा छुआ, उसके चेहरे की ओर देखा और घबराहट में लगभग जम सा गया। वह औरत अब औरत नहीं थी। वह औरत शब्दों से बनी हुई मूरत में तब्दील हो गई थी और जैसे ही उस आदमी ने उसके कंधे को छूकर हिलाया, उसकी देह से निकलकर हज़ारों की तादाद में शब्द भरभरा कर ज़मीन पर गिर गए। उन हज़ारों लाखों बिखरे शब्दों के बीच आदमी को यह लिखा हुआ दिखाई दिया,
तुम बहुत खूबसूरत हो, हम दोस्ती कर लें? देखो मैं बहुत अकेली हूँ। यह हैं कहानी की लेखिका मुनीरो रवनीपुर, जो 2007 में बार बार प्रताड़ित किए जाने और पुलिस के चक्कर लगाने और किताबों के प्रतिबंध झेलने के बाद ईरान छोड़कर अमेरिका जा बसीं।